नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं बिहार के नंबर 1 यूट्यूब एकेडमी पे। जी हां दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सब बेहतरीन तरीके से मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। जी हां दोस्तों, आज हम क्लास 9th फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 गति, जी दोस्तों, मोशन का फर्स्ट क्लास लेकर के आए हैं। इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन मैंने करा रखा है, आप जाकर के देख सकते हैं। मैंने उसमें बताया कि हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। जी हाँ दोस्तों, अच्छे से इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन मैंने लिया और आप जाकर के देख सकते हैं। और इस चैप्टर का सबसे पहला पार्ट वीडियो 1 लेकर के आए हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सब बढ़िया से बैठ जाइए और अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा। चलिए दोस्तों, हम लोग देर ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपके लिए एक मोटिवेशनल लाइन है दोस्तों। जिस तरह आप पैसे का नियोजन करते हैं, ठीक उसी तरह समय का भी नियोजन कीजिए। जी हाँ दोस्तों, यदि आपके पास अभी समय है तो आप उस समय का सदुपयोग कीजिए। जिस प्रकार से आप पैसे को इकट्ठा करते हैं, है ना, श्रृंगार कर रखते हैं, ठीक उसी प्रकार से आप समय को भी इकट्ठा कीजिए, श्रृंगारिए। जी हाँ दोस्तों, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अपने टॉपिक पे बात करते हैं। जी दोस्तों, आज हमारी सबसे पहली जो टॉपिक होगी वह होगी विराम, जिसे इंग्लिश में रेस्ट कहते हैं। क्या होता है? विराम, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? रेस्ट कहते हैं। आज हम लोग एक एक पॉइंट को कवर करते चलेंगे और बढ़िया से समझते चलेंगे। जी दोस्तों, यहाँ पे क्या कहता है? विराम किसे कहते हैं? तो यदि किसी वस्तु की स्थिति अन्य वस्तुओं की अपेक्षा समय के साथ नहीं बदलती है तो उसे उस वस्तु को विराम में कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, यदि किसी वस्तु की स्थिति अन्य वस्तुओं की अपेक्षा, मान लीजिए कोई व्यक्ति चल रही है और कोई व्यक्ति नहीं चल रही है ना, तो जो व्यक्ति चल रही है वह व्यक्ति क्या है? गति में है, और जो व्यक्ति नहीं चल रहा है वह क्या है? विराम में है, यानी कि रुका हुआ है। तो जो व्यक्ति चल रही है उसकी अपेक्षा, है ना, उसकी अपेक्षा और समय के साथ होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, चूंकि कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की कार्य करता है तो वह समय से करेगा। यदि वो कहीं जा रहा है तो वो समय से करेगा, चूंकि कोई व्यक्ति पागल नहीं होगा कि इसी प्रकार से चलता रहेगा, है ना, इसी प्रकार से वो चलता रहेगा। जी नहीं दोस्तों, इसीलिए वो कहीं ना कहीं रुकेगा, यानी जब रुकेगा तो एक समय होगा, है ना, तो समय के साथ होनी चाहिए। तो यदि किसी वस्तु की स्थिति अन्य वस्तु की अपेक्षा समय के साथ नहीं बदलता है ना, तो उस वस्तु को ही क्या कहते हैं? विराम में कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगला जो हमारा टॉपिक्स है वह है गति, यानी कि मोशन। जी दोस्तों, गति के विषय में चर्चा करते हैं अब। जी दोस्तों, समझते हैं गति क्या है। तो यदि किसी वस्तु की स्थिति अन्य वस्तुओं की अपेक्षा समय के साथ नहीं बदलता है, यानी समय के साथ बदलता हो, तो उसे वस्तु को क्या कहते हैं? गति कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, यदि किसी वस्तु की स्थिति, है ना, अन्य वस्तु की अपेक्षा समय के साथ बदल जाती हो, है ना, तो उसको हम क्या कहेंगे? गति में कहेंगे। जैसे कोई व्यक्ति रुका हुआ है और कोई व्यक्ति चल रहा है ना, तो क्या कहेंगे? जो रुका हुआ उसकी अपेक्षा क्या है? एक व्यक्ति चल रहा है, यानी कोई वस्तु, मतलब कोई भी चीज़ गति में है तो हम उसे गति में कह देंगे, और समय के साथ होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे दृष्टव्य। क्या चीज़ होता है? दृष्टव्य। ये आपके ही है जी दोस्तों, या आपके बुक में ही पढ़ना है, लेकिन पता नहीं है। मैं बता दूं, ये पता नहीं है, लेकिन आपके सिलेबस का ही एक हिस्सा है दोस्तों। दृष्टव्य क्या होता है मैं बता दूं। कभी कभी ऐसा होता है कि, है ना, कोई वस्तु गतिमान प्रतीत होता है, लेकिन वास्तविक में यह वस्तु विरामा अवस्था में ही होता है, और इस घटना को ही दृष्टव्य कहा जाता है।
समझिए दोस्तों, दृष्टव्य क्या है, यानी कभी कभी ऐसा होता है ना कि जिसे मान लीजिए कोई वस्तु गतिमान प्रतीत होता है, यानी कि चलता हुआ, गति करता हुआ प्रतीत होता है, लेकिन क्या होता है वास्तविक में वह वस्तु स्थिर रहता है, वह चलता नहीं है, बल्कि हम लोग चलते रहते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि वह भी वस्तु साथ साथ में चल रहा है। एग्जाम्पल में मैं बता दूं तो जैसे कि बस हो गए, जब हम लोग कहीं ड्राइविंग करते हैं, मतलब कि ट्रैवलिंग में जाते हैं घूमने फिरने के लिए, है ना, तो जब हम बस पे चढ़ते हैं तो हम लोग देखते हैं कि जब हम बढ़ रहे हैं तो हमारे साथ सूर्य भी बढ़ रहा है ना, जो सूर्य भगवान होते हैं, जो सूर्य होते हैं वो भी बढ़ रहे हैं। या फिर हम लोग देखते हैं कि हम बढ़ रहे हैं आगे तो वृक्ष भी बढ़ रहे हैं, गाछ वृक्ष होते हैं, वे सारी चीज़ें हमारे साथ चल रही है, लेकिन वास्तव में हम बढ़ रहे होते हैं, गाछ वृक्ष नहीं, वे अपनी स्थान पे ही रहते हैं, और ऐसा होना ही दृष्टव्य कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, आई होप कि यह टॉपिक समझ में आ गई होगी। हमारी नेक्स्ट टॉपिक है गति के प्रकार। क्या चीज़? गति के प्रकार, टाइप्स ऑफ मोशन। जी हाँ दोस्तों, समझते हैं, है ना। हमारा गति कुल कितने प्रकार के होते हैं? तो शायद आपकी बुक में 4 प्रकार के होंगे। जी हाँ दोस्तों, कुल कितने प्रकार के? 4 प्रकार के, लेकिन मैं पूरा ज्ञान देता हूँ और गति कुल 5 प्रकार के मैं बताऊँगा। कितने प्रकार के? तो 5 प्रकार के। सबसे पहला जो गति होगा रैखिक गति होगा, दूसरा वृत्तीय गति होगा, और तीसरा आवर्त गति, और चौथा दोलन गति, और पांचवा जो है आदृक्षक गति होगा। जी दोस्तों, पांचवा आदृक्षक गति। आपके बुक में कुल रैखिक गति, वृत्तीय गति, आवर्त गति और दोलन गति पढ़नी है, लेकिन मैं आपको कुछ अच्छा बताने के लिए आया हूँ, पूरा नॉलेज देने के लिए आपके पास आया हूँ। जी हाँ दोस्तों, पूरा बढ़िया से डिटेल से मैं बताने के लिए आया हूँ, तो पूरी बतानी होगी हमें। चलिए हम लोग आगे एक एक टॉपिक्स को, एक एक पॉइंट्स को क्लियर करते हैं दोस्तों। सबसे पहला हमारा आता है रैखिक गति। क्या चीज़ आता है? रैखिक गति पहला पॉइंट होता है। तो किसे कहते हैं रैखिक गति, समझते हैं। इसमें वस्तु सीधी या वक्र रेखा पर चलती है। रैखिक गति में इसमें जो वस्तु होते हैं वह सीधी चलती है या गोल से चलती है वक्र रेखा पर। जैसे एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो बंदूक से छोड़ी गई गोली एकदम सीधा निकलती है ना। ढालू पर से नीचे सरकता हुआ बालक, यानी कोई ढुलाव है और वहीं से नीचे सरकता हुआ कोई बालक सीधा दम जाएगा, है ना, तो उसे ही हम कहेंगे रैखिक गति। जो दम सीधा हो या फिर वक्र रेखा गोल से घूमता हुआ हो तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? रैखिक गति। जी दोस्तों, आई होप कि आपको यह टॉपिक्स पॉइंट जो है समझ में आ गई। हमारी दूसरी पॉइंट जो है वित्तीय गति। कौन सी गति दोस्तों? वित्तीय गति। तो इसमें क्या होता है? इसमें वस्तु वृत्त पर चलती है, यानी गोल से वृत्ताकार रूप में चलती है। जैसे एग्जाम्पल में मैं बात करूं, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, यानी सूर्य के चारों ओर कौन गति करता है? तो पृथ्वी एकदम पूरा गोल गोल वृत्ताकार रूप से। और मैं बात करूं, या फिर पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, ये सब जो गति होती है पूरा वृत्तीय रूप से होती है, गोल होती है, और उससे ही हम लोग कहते हैं वित्तीय गति, वृत्तीय गति। जी हाँ दोस्तों, आई होप कि आपको यह भी पॉइंट्स समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट्स की ओर बढ़ते हैं, और पॉइंट्स नंबर तीसरा है ना, दोलनी गति। कौन सी गति? दोलनी गति। तो इसमें वस्तु एक निश्चित बिंदु के आगे पीछे या ऊपर नीचे चलती है। एक निश्चित बिंदु के, इसमें एक निश्चित पॉइंट होता है, उसी के आगे पीछे डोलेगा या फिर ऊपर नीचे, है ना। जैसे एग्जाम्पल में झूले की गति, है ना, या फिर सिलाई मशीन के सुई की गति इत्यादि, है ना। एक निश्चित समय अंतराल में ही घूमेगा और एक निश्चित बिंदु होते हैं और उसी के ऊपर नीचे या फिर आगे पीछे दोलन गति करते हैं, और उसे हम लोग दोलनी गति भी कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक यानी पॉइंट जो है ना, आवर्त गति। कौन सी गति? आवर्त गति क्या है? तो इसमें वस्तु अपनी गति को समय के निश्चित अंतरालों पर दोहराती है, समय के निश्चित अंतरालों पर दोहराती है। जैसे घड़ी के पेंडुलम की गति, है ना, झूले की गति इत्यादि। यानी इसमें क्या होती है ना, समय के निश्चित अंतरालों पर दोहराती है बार बार, है ना। और जैसे घड़ी के पेंडुलम
पेंडुलम की गति कहने का मतलब घड़ी में एक घंटा लगा होता है और उसी घंटे की बात की जा रही है, पेंडुलम उसे ही कहते हैं जी दोस्तों, उसकी गति और झूले की गति, है ना जी दोस्तों। हम लोग अब पांचवी गति के बारे में जानते हैं जी दोस्तों। पांचवी गति आपके लिए शायद ना नया होगा, या फिर आपने यदि बढ़िया से पढ़ाई की तो आपको यह चीज़ें पता होगा। चलिए हम लोग देखते हैं यादृच्छिक गति क्या है। जिस वस्तु की दिशा हमें पता ना हो उसे यादृच्छिक गति कहते हैं, यानी जिस वस्तु की दिशा हमें पता ना हो। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए हमें किसी भी तरफ जा रहे हैं, है ना, किसी भी दिशा में हम जा रहे हैं और हमको दिशा पता ना हो कि हम किस दिशा की ओर चल रहे हैं, उससे ही हम लोग कहेंगे यादृच्छिक गति। आई होप कि आपको यह टॉपिक्स जो हैं, है ना, गति और गति के प्रकार बढ़िया से क्लियर हो गए होंगे। चलिए दोस्तों हम लोग आगे पॉइंट में पढ़ते हैं। तो दूरी क्या है? जी हाँ दोस्तों, दूरी डिस्टेंस क्या है इसके विषय में समझते हैं। किसी वस्तु द्वारा निश्चित समय में तय किए गए पथ की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा निश्चित समय में, एक निश्चित समय होनी चाहिए और उसी में तय किए गए पथ की कुल लंबाई, यानी कहने का मतलब तय किए गए कुल रास्ते की कुल लंबाई, है ना। किसी निश्चित समय से हम चलना प्रारंभ किए और हमने घर से मार्केट तक की कितनी दूरी तय की, उसे हम लोग नाप लेंगे और वही जो नापेंगे उसी दूरी को हम लोग दूरी कह देते हैं। यानी किसी वस्तु द्वारा निश्चित समय अंतराल में तय किए गए पथ की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं। दूरी के बाद दूरी से संबंधित महत्वपूर्ण बातें थोड़ा सा जान लेते हैं। जी दोस्तों, सबसे पहला जो पॉइंट्स दिया गया है, दूरी का मात्रक जो है मीटर होता है। दूसरा, यह एक अदिश राशि होता है। जी हाँ दोस्तों, दूरी जो है एक अदिश राशि, मैं बताऊंगा इसी चैप्टर में अदिश राशि क्या होती है और सदिश राशि क्या होती है। अदिश राशि कहने का मतलब जिसमें दिशा नहीं हो। जी हाँ दोस्तों, जिसमें दिशा ना हो, केवल एक परिमाण होते हैं। परिमाण कहने का मतलब मान लीजिए कि जैसे कि हम घर से मार्केट तक चला तो कितना दूरी तक चला, यही एक परिमाण होता है। मान लीजिए कि मैं 10 किलोमीटर चला तो 10 किलोमीटर एक परिमाण है। ये नहीं इसमें देखा जाता कि हम 10 किलोमीटर घर से चले हैं तो किस दिशा में चले हैं, यहाँ पे ये नहीं देखा जाता है। यहाँ पे सिर्फ आपकी माप देखी जाती है कि आपने कितना चला, है ना। तो इसमें सिर्फ एक परिमाण होते हैं, बल्कि दिशा नहीं होते हैं। इसीलिए दूरी हमेशा एक अदिश राशि है। जी हाँ दोस्तों, तीसरा पॉइंट है, दूरी का मान जो होता है सदैव धनात्मक होता है। जी हाँ दोस्तों, दूरी का मान कभी भी ऋणात्मक हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप जब भी चलना प्रारंभ कीजिएगा तो आप बढ़िएगा। जी दोस्तों, आप बढ़िएगा, इसीलिए धनात्मक होता है दूरी। जी दोस्तों, अगले पॉइंट्स में हम लोग चलेंगे। तो पॉइंट्स नंबर 4 है, दूरी को ओडोमीटर में मापा जाता है। जी दोस्तों, दूरी जो होता है, जैसे कि जो बाइक चलाते हैं या फिर किसी भी प्रकार से साधन हो, तो उन सभी जो दूरी तय करते हैं उन सभी साधनों को ओडोमीटर में मापा जाता है। और पांचवा पॉइंट है, एक फार्मूला होता है, याद रखिएगा, दूरी बराबर चाल बटा समय होता है। क्या होता है? दूरी बराबर चाल बटा समय होता है। जी हाँ दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगले जो पॉइंट्स होते हैं, विस्थापन। जी हाँ दोस्तों, इससे बढ़िया से समझते हैं, क्योंकि दूरी, विस्थापन, गति ये सब संबंध रखते हैं, दूरी से ही संबंध रखते हैं। जी हाँ दोस्तों, विस्थापन भी एक प्रकार का दूरी होता है, तो इसे भी समझने का प्रयास करते हैं, है ना। जी दोस्तों, विस्थापन क्या है? तो किसी वस्तु के प्रारंभिक बिंदु तथा अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। समझिएगा, किसी वस्तु के प्रारंभिक बिंदु, यानी कि जहाँ कोई वस्तु मतलब चलना शुरू किया है ना, कोई वस्तु किसी मान लीजिए कि घर से कोई व्यक्ति चलना प्रारंभ किया है, उससे हम लोग कहेंगे प्रारंभिक बिंदु। तथा अंतिम बिंदु, यानी कि घर से चलना प्रारंभ किया है और वह मार्केट तक पहुंच चुका है और घर
से लेकर के मार्केट तक के बीच में जो दूरी होता है उसी को हम लोग विस्थापन कहते हैं। सबसे कम दूरी को, न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, मान लीजिए हम घर से चलना प्रारंभ किए मार्केट तक, तो घर से मार्केट तक मैंने तय की दूरी और उसी के जो बीच का जो दूरी होगा, न्यूनतम दूरी, सबसे कम दूरी विस्थापन कहलाएगा। आई होप कि आपको यह भी पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। चलिए आगे बढ़ता हूँ। विस्थापन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहला तथ्य है इसका SI मात्रक मीटर होता है। विस्थापन चूंकि एक प्रकार की दूरी है और दूरी का मात्रक मीटर होता है, इसीलिए विस्थापन जो है यह भी, इसका भी SI मात्रक दूरी मीटर होगा। दूसरा पॉइंट, विस्थापन एक सादिश राशि है। जी हाँ दोस्तों, जो दूरी होता है वह आदिश राशि होता है, जिसमें केवल क्या होते हैं तो परिमाण होते हैं, दिशा नहीं होते हैं। लेकिन विस्थापन में दिशा और परिमाण दोनों होते हैं, ये समझ जाइए। विस्थापन में दिशा भी होते हैं कि मैं किस दिशा की ओर चला, यदि मैं घर से मार्केट की ओर चला तो मैं किस दिशा की ओर चला और कितना तय की दूरी है ना, ये भी इसमें ज्ञात करना होता है। तो इसीलिए विस्थापन एक सदिश राशि है। नेक्स्ट पॉइंट तीसरा समझते हैं, इसका मान धनात्मक व ऋणात्मक हो सकता है। जो विस्थापन है इसका मान धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य भी हो सकता है। मैं ये भी बताऊंगा कैसे हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, थोड़ी सी आप धैर्य रखिए। विस्थापन का मान धनात्मक भी होगा, ऋणात्मक भी होगा और शून्य भी होगा। चलिए हम लोग अगले पॉइंट्स की ओर समझते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट चौथे नंबर है, विस्थापन का सीजीएस मात्रक सेंटीमीटर होता है। जी हाँ दोस्तों, सीजीएस मात्रक भी होते हैं, तो इन सभी के बारे में यदि आपकी जानकारी नहीं है तो मैं इसी चैप्टर में मैं आपको बताऊंगा। जी हाँ दोस्तों, सारी चीज़ चूँकि अभी ही आपको पढ़ने की इस सभी चीज़ों की ज़रूरत है। तो विस्थापन का सीजीएस मात्रक जो होता है वह सेंटीमीटर होता है और किसी वस्तु द्वारा चली गई दूरी शून्य नहीं हो सकता। यानी किसी भी वस्तु के द्वारा जो भी हम दूरी तय करते हैं वह शून्य नहीं हो सकता, बल्कि उसका कुछ ना कुछ मान निकलेगा। क्योंकि मैंने घर से चलना प्रारंभ किया तो मैंने कुछ दूरी तय किया, तो मान शून्य क्यों होगा? जब मैंने कुछ दूरी तय की तो उसकी कुछ मान होगी, कुछ परिमाप होगा। जी हाँ दोस्तों, 6 नंबर कहता है, किसी वस्तु द्वारा चली गई विस्थापन शून्य हो सकता है। किसी वस्तु के द्वारा चली गई विस्थापन जो है वह शून्य हो सकता है। मैं पहले बता दिया, विस्थापन ऋणात्मक, धनात्मक और शून्य हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आई होप कि आपको सारी पॉइंट्स जो हैं क्लियर होते जा रही है। 7वें नंबर का पॉइंट्स कहता है, दूरी केवल परिमाप को व्यक्त करता है। जी हाँ दोस्तों, मैंने पहले बताया दूरी जो होते हैं केवल परिमाप को व्यक्त करते हैं, दिशा को नहीं। और 8वें नंबर में विस्थापन जो होते हैं परिमाप एवं दिशा दोनों व्यक्त करता है। इसमें दिशा और परिमाण दोनों व्यक्त करते हैं। और 9वें नंबर का जो आपका पॉइंट्स कहता है, विस्थापन बराबर वेग गुना समय। जी हाँ दोस्तों, फार्मूला है, आप इसे याद रखिएगा इन सभी फार्मूले को, चूँकि जब नॉर्मिकल्स क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ये सभी फार्मूले काम में आने वाले हैं। तो विस्थापन बराबर वेग गुना समय होता है। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा, विस्थापन बराबर वेग गुना समय। शायद आपकी सभी टॉपिक्स जो हैं क्लियर हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, आशा करता हूँ कि सभी चीज़ें बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई। यदि समझ में नहीं आई तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आई होप कि आपकी एक एक क्लियर टॉपिक हो चुके होंगे। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।